ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात अब होगी मिडिल ईस्ट की। क्या यूएई की जिद महायुद्ध करवाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दे। अब एक बार फिर से मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है और यूएई पर हमले किए गए। ईरान की ओर से मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम किया है। बड़ी खबर, ये दावा यूएई की ओर से किया गया है। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में सभी टारगेट जो है वो गिरा दिए हैं और हमले में 3 लोगों की घायल होने की भी जानकारी दी गई है। अब सीज फायर के बीच अमेरिका ने फिर से ईरान पर बमबारी कर दी है और ट्रंप की यह चेतावनी है कि डील नहीं तो जारी रहेंगे हमले। और हॉर्मुज संकट गहरा गया है। खाड़ी में 1500 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, यानी कि हालात दिनों दिन बिगड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब यूएई ने इजराइल की दोस्ती लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ईरान समर्थक गुटों और कई क्षेत्रीय विश्लेषकों का यह आरोप है कि यूएई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उकसाकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करवाने में अहम भूमिका निभाई है। आरोप यह भी है कि अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के कारण यूएई अब खुलकर ईरान विरोधी मोर्चे का हिस्सा बन चुका है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक बार फिर से जंग की आहट जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर खबर है क्या। अब देखिए, यूएई और इजराइल के बीच दोस्ती जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यूएई पर ट्रंप को उकसाकर ईरान पर हमले करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ईरान का नामो निशान मिटाना चाहता है यूएई। ये लगातार अब देखिए तलखी और तनातनी जो है कैसे खाड़ी देशों में इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका से नजदीकी की वजह से यूएई ईरान का तीसरे नंबर का यहां पर दुश्मन और यूएई ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमले का आरोप भी लगा दिया है और ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे ये बताते हैं कि खाड़ी देशों में अब किस तरीके से ईरान के इस कदम को लेकर जो नाराजगी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। अब हमले में 3 लोगों की घायल होने की भी जानकारी दी गई है, दावा किया गया है यूएई की तरफ से। और यह भी कहा गया कि देखिए, एयर स्ट्राइक जो की गई है उसे तो हमने नाकाम किया है, लेकिन बदले में अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। ये बहुत बड़ा देखिए यहां पर संकट जो है बनता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में। ट्रंप बोले हैं कि डील नहीं तो ऐसे ही हमले हम आगे जारी रहेंगे। एक तरफ देखिए सीज फायर है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनातनी। लेकिन अब अमेरिका ने जो हमले शुरू कर दिए ईरान पर, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हॉर्मुज संकट के बीच आपको बता दें कि 1500 से ज्यादा जहाज है जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, जो कई देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह इस वक्त बनी हुई है। लेकिन अभी इस वक्त जो हालात है वो हालात ये कि ईरान की ओर से एक बार फिर से मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है यूएई पर। और ये दावा यूएई ने किया है। दावा ये किया गया कि देखिए, मिसाइलों और ड्रोन के जरिए ईरान ने अटैक किया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से सभी हमलों को नाकाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये दावा ये भी हुआ है यूएई की तरफ से कि इन हमलों में यानी कि ईरान ने जो हमला किया है उन हमलों में हमारे 3 नागरिक घायल हुए हैं। और ऐसे में हालांकि यह औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है कि अब यूएई का अगला कदम इस पर क्या होगा, क्या पलटवार यूएई करेगा। और अगर ऐसा होता है तो आगे बहुत ज्यादा हालात देखिए हो सकता है कि बिगड़ते हुए नजर भी आए मिडिल ईस्ट में। लेकिन एक तरफ देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से हमले कई शहरों पर ईरान के अंदर किए हैं। और ऐसे में अमेरिका की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं होता है तो ये हमले एक बार फिर से तेज कर दिए जाएंगे अमेरिका की ओर से। और ईरान क्या कर रहा है? ईरान अमेरिका को चेताने के लिए, अमेरिका को धमकाने के लिए, अमेरिका को अलर्ट करने के लिए
खाड़ी देशों पर हमले शुरू कर चुका है। और आपको बता दें कि ईरान ने यूएई पर पहले भी देखिए हमला किया था और अब ताजा हमले को लेकर यूएई ने ये जानकारी दी है, सोशल मीडिया के जरिए ये दावा किया है कि ईरान ने एक बार फिर से कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है यूएई पर हमले करने के लिए। और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव है यूएई का, उनके द्वारा ईरान के हमलों को नाकाम किया गया है। विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके अभी यूएई पर जो हमले हुए हैं, जो दावा यूएई ने किया है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आगे हालात अब बन सकते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल पे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ पेशेंस रखी। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि ह्यूगो ग्रेशियस इंटरनेशनल लॉ के बहुत के प्रणेता माने जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्राष्ट्रीय विधि के फाउंडर हैं। तो उन्होंने बोला कि ज्यादातर जो युद्ध होते हैं वो स्लीपिंग युद्ध होते हैं, स्लीपिंग वॉर्स होते हैं, जहां पर अटैकर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप बीच बीच में जाग जाग कर वापस युद्ध को शुरू करती है। तो वैसे तो एक थ्योरेटिकल सिद्धांत है, एक अवधारणा है, पर जिस तरीके से ईरान ने सीजफायर को वायलेट किया और यूएई के ऊपर मिसाइल दागे और उसके रिस्पांस में अमेरिका ने दो खाली ईरानियन टैंकर्स के ऊपर अटैक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसको देखने से लगता है कि ये वायलेशंस ईरान ने किए पर अमेरिका ने भी इसका रिस्पांस दिया। तो कहने का मतलब है कि ये युद्ध को भी अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसको रोक लिया गया है जी, उसके चलते ये है कि युद्ध कभी भी खत्म नहीं होता। सीजफायर, ट्रूस और आर्मिस्टाइज, ये तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं जिससे कि हॉस्टिलिटीज रोकी जा सकती हैं और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण रोके जा सकते हैं। पर युद्ध भी एक तरीके से डिप्लोमेसी और विदेश नीति का एक घटक बन गया है, एक एजेंसी और एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, जैसा कि हम लोग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं। और जहां तक यूएई की बात है, हम पाएंगे कि जब से यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड्स में साइन किया है 2020 में, तब से ईरान और यूएई के संबंधों में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत तल्खी आ गई है। और यहां तक कि जो आईआरजीसी का, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का जो न्यूज़पेपर है, जो हार्डलाइन न्यूज़पेपर है तेहरान का, जो है काहियान, उसमें भी धमकी दी गई थी यूएई को 2020 में कि आप लोगों ने बहुत गलती की है, ये बिल्कुल मेनेसिंग है हमारे लिए, ये अनएक्सेप्टेबल है और ये ऑब्जेक्शनेबल है कि यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजराइल के साथ जाकर उन्होंने संधि कर ली है। और इसके अलावा हम देखें, यूएई की बात में आगे बढ़ाना चाहूंगा, तो हम ये पाएंगे कि ईरान और यूएई के अंदर कल्चरल और रिलीजियस एफिनिटी बिल्कुल कूट कूट कर भरी हुई है। जैसे कि जो यूएई के जो मुस्लिम फैक्शन है वो पूरी तरीके से ईरान से उसका ओरिजिन है, ईरान उसका एपिसेंटर है, और दो स्थान है जैसे कि फार्स और हमदुर्गा, वहां से यूएई की करीब करीब 90% पॉपुलेशन ईरान से इमिनेट हुई है। उसके अलावा हम अगर इतिहास में और प्रेजेंट में जाएं तो दो आइलैंड्स हैं, अबू मूसा और वेस्टर्न और सदर्न टुन्ब, इनके आधिपत्य को लेकर, इनकी सार्वभौम सत्ता को हासिल करने को लेकर ईरान और यूएई के अंदर संघर्ष बहुत दिनों से, कई वर्षों से चलता रहा है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो भी बेलफोर्ड डिक्लेरेशन जो 1914 में आया था ब्रिटेन की तरफ से, और ब्रिटेन छोड़ के भाग गया था 49 में युद्धरत इजराइल और अरब स्टेट्स को छोड़कर, वैसे ही ये बात है कि ब्रिटेन ने 1960s में शारजा एमिरेट को टर्न आइलैंड और इब्न और अबू मूसा आइलैंड को दे दिया था। और ये टेक्निकलिटी आज तक 2026 तक फंसी हुई है कि ईरान कहता है कि उन्होंने ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग आइलैंड्स, ये दोनों कंट्रोवर्शियल आइलैंड्स शारजा एमिरेट को दिए थे। पर ये बात ईरान नहीं भूल जाती, ये बात ईरान भूल जाता है कि ये जो आइलैंड्स है, ये शेख एमिरेट भी सातवां प्रोविंस है यूएई का,
संयुक्त अरब अमीरात का, तो इसके चलते दोनों के बीच रिश्ते बड़े कॉन्फ्लिक्चुअल भी रहे हैं और दोस्ती भरे भी रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को खत्म करने के लिए जी। यही कहना चाहूंगा कि अयातुल्ला खोमेनी जब तेहरान में काबिज थे, तब उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसको अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने और ईरानी अखबारों ने और मीडिया ऑपरेटर्स ने पूरी तरीके से फैलाया था। ये एविडेंस है, ये कोई झूठ नहीं है, ये मुख्य धारा की मीडिया में आया था कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि हम लोग इजराइल को तो रोक लेंगे, ईरान ने कहा था, खुमैनी साहब ने कहा था, पर एक तरीके से लॉलेसनेस, एनार्की और क्या कहते हैं कंफ्यूजन, स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन क्रिएट करना भी ईरान के लिए बहुत आवश्यक है, ईरान के लिए बहुत आवश्यक भावी है। इसीलिए उन्होंने यूएई, बहरीन, कतार, इनसे कभी भी और सऊदी अरेबिया से सीधी दोस्ती नहीं की और इसीलिए इनको इनके अगेंस्ट मिसाइल फेंके, इनके अगेंस्ट ड्रोन फेंके और हुतीज के थ्रू यूएई को अनस्टेबल भी करवाया। तो मैं कहना चाहूंगा कि यूएई, बहरीन, कतार को कहीं ना कहीं निर्णय लेना पड़ेगा कि वो किस हद तक सिर्फ डिफेंसिव एयर ऑपरेशन से और अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ही ईरान के मिसाइल्स को, सस्ते परंतु घातक मिसाइल्स को रोकेंगे। उनको कहीं ना कहीं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के पास जाना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि अब ईरान को कैसे रोका जाए, क्योंकि जहां तक मेरे अध्ययन का। लेकिन मनन द्विवेदी सर, क्योंकि अब देखिए जो अभी स्थिति अभी देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, और एक बार फिर से जो जंग की आहट सुनाई दे रही है, इससे वाकई में लग रहा है कि किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक ईरान जो है वो मानने के लिए तैयार होगा। अब देखिए ईरान एक तरफ चेतावनी जरूर दे रहा है अमेरिका को कि जब तक देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाता तब तक हालात ऐसे ही खराब होते रहेंगे। एक तरफ यहाँ पर ईरान ने यह भी कह दिया है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं बंद करेंगे। ये अभी हाल का बयान है ईरान का। ऐसे में ईरान तो झुकने के लिए तैयार है नहीं। ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूएई पर सबसे पहले उसका हमला हुआ है। तो आगे कोई गुंजाइश नजर आ रही है कि ईरान जो है नरमी दिखाएगा या फिर अब मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बिगड़ने की कगार पर है वो एक बार फिर से संभल पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपनी बात शुरुआत की थी, ये स्लीपिंग वॉर जो है, स्लीपिंग वॉर है। बीच बीच में दोनों देश आक्रांता बनेंगे और दोनों राष्ट्र एक दूसरे पे सिंबॉलिकली, मतलब प्रतीकात्मक रूप से अटैक करते रहेंगे और इसी तरीके से ये युद्ध की या कॉन्फ्लिक्ट की कवायद आगे बढ़ेगी। पर देखिए इसमें यह है कि कहीं ना कहीं एसिमेट्रिक वॉरफेयर ही अभी तक हुआ है, क्योंकि एयरफोर्स ने अटैक किया, एक कॉम्बैट एयरप्लेन ने, बॉम्बर्स ने अटैक किया, पर कहीं भी ईरान इराक युद्ध में जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी, हम लोग भी सोच रहे थे कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बॉडी ब्लो देना चाहते हैं खुमैनी रिजीम को, तो खर्ग आइलैंड को पे उनको काबिज होना पड़ेगा और इसके लिए वहां पर पैराट्रूपर्स और स्पेशल फोर्सेस और डेल्टा फोर्स जो होती है अमेरिका की, जिसने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को 2011 में खत्म किया था, ऐसा ऑपरेशन के बारे में बातचीत चल रही थी और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हुए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि अमेरिका की भी यहाँ पर वीकनेस, अमेरिका की कमजोरी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि अगर हम देखें वियतनाम वॉर में भी उनके 55,000 कैजुअलिटीज हुई उनके जीआईज की, अफगानिस्तान में, इराक में वो कंप्लीट कर पाए, पर अफगानिस्तान में उन्होंने वॉर को कंप्लीट नहीं किया और बड़ी ही आपाधापी के माहौल में अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स और अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ वहां से निकल गया कि इससे पहले कि तालिबान काबुल एयरपोर्ट पे आते। तो मेरा कहने का मतलब है अमेरिका की शक्ति, अमेरिका का हाइपर पावर उसके लिए ही बड़ा घातक है और अमेरिका को किसी बड़े तरीके से आकर अपना युद्ध कंप्लीट करना चाहिए। मैं नहीं ये कह रहा कि लिबरलिज्म या किसी बड़े इथिक्स के लिए ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर तो अभी संशय बरकरार है। अमेरिका चाहता क्या है, करता क्या, ये देखना होगा। अब बनी रहिए हमारे साथ। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका भी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं प्रतिक्रिया ही चाहूंगी, जो अभी हमले यहाँ पर शुरू हो गए हैं, अमेरिका ने ईरान पर कर दिया है और ईरान ने यूएई पर कर दिया है, तो आगे अब क्या स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट के अंदर? देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर स्थिति बन रही है जो अमेरिका चाहता है।
अमेरिका चाहता है कि वो उसका आधिपत्य रहे और ईरान का इफेक्ट खत्म हो। ईरान देख रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अमेरिका की मदद कर रहे हैं, ईरान ने अपना से हॉर्मुज पे ब्लॉक अपना प्रतिबंध तो लगाया हुआ है, जिसको कि अमेरिका ने ब्लॉकेड किया हुआ है। पर जो एयर बेसिस और जो मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मदद कर रहे हैं, ईरान उन पे भी अटैक कर रहा है। उधर इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो वही है जो लास्ट ईयर जून 2025 में थी। अमेरिका की जो असफल बॉम्बिंग के कारण बात अधूरी रह गई थी और वो अभी भी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका फुल इफेक्ट नहीं डाल सकता, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं ला सकता उसकी। और खड़क आइलैंड के ऊपर उसने जो बॉम्बिंग करवाई है उससे ऑयल स्लिक पैदा हो गया है। ऑयल स्लिक का मतलब है कि अब एनवायरमेंटल डिजास्टर पैदा होना शुरू हो जाएगा। 1500 से ज्यादा शिप्स ब्लॉक में फंसे हुए हैं। ये सब को लेकर आप देखेंगे कि अगले 6 महीने तक ये स्थिति चलेगी, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अब चाइना और रशिया जो है वो अब ईरान के साथ मिलकर अपनी आगे की नीति बना रहे हैं। पूरा ईरान को सप्लाई हो रहा है, ऑर्डिनेंस सप्लाई यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन सब कुछ सप्लाई हो रहा है। उसको मॉनेटरी प्रॉब्लम कोई नहीं है। हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम जरूर है, जो कि उसको इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो ईरान के अंदर भी अपहीवल चलेगा और मिडिल ईस्ट में भी कंटिन्यूअस चलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी भी तो असर ये तो पड़ेगा। साफ है ना सर कि अगर देखिए चीन और रूस का अगर समर्थन ईरान को मिल रहा है तो अब ताकत तो बढ़ती जा रही है ईरान की, और ऐसे में ईरान इससे नरमी बरतेगा इस जंग में। ये तो अभी कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अमेरिका अलग अलग देशों को शामिल करके अपनी अलग अलग रणनीति यहाँ पर अख्तियार कर रहा है। तो ये तो आप मानिए कि अभी बहुत जल्द ये जंग खत्म हो जाएगी, ये तो संभव नहीं है। लेकिन बाकी देशों को खामियाजा सर भुगतना पड़ रहा है ना इसमें, जिनके जहाज फंसे हुए मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल कर रहा है। अमेरिका को नेटो ने मना कर दिया है, नेटो कंट्रीज ने, हम नहीं भाग लेंगे किसी कंट्री ने। यहां तक कि अमेरिका चाइना के पास भी गया कि आप इसका कुछ करिए, चाइना ने भी मना कर दिया। देखिए अमेरिका की स्थिति जो है वो वही स्थिति है जो हर जगह रहती है। वियतनाम में भी वही स्थिति थी, अफगानिस्तान में भी वही स्थिति थी। अमेरिका को भागने के दिन दिखाए, किसी तरीके से वो यहां से निकलना चाहता है अपना फेस सेविंग करके। पर कैसे फेस सेविंग करे उसको तरीका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि रशिया और चाइना पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। टर्की पूरा ईरान को सपोर्ट दे रहा है, और कई कंट्रीज में जहां पे बॉम्बिंग भी हो रही है वहां के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। तो आप ये सोच लीजिए कि ईरान इतनी जल्दी नहीं दबेगा। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका को यही तो परेशान कर रहा है कि ईरान को कैसे झुकाना है, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार है नहीं।